गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है सर, कि आईवीएफ क्या होता है, इसमें कितनी बार आना पड़ता है, क्या इसमें भर्ती रहने की ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे होता है, तो कृपया इस बारे में आप बताइए। जी, मैं भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो यूट्यूब देख के, और उसमें ये वाला जो वीडियो है ये मैं मिस्टर देवेन के साथ में मिल के बना रहा हूँ, ताकि जो देवेन को जो क्वेश्चन किए जाते हैं, ही विल आस्क मी दोज क्वेश्चन, वो हमसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो कि कॉमनली उस पेशेंट द्वारा पूछे जाते हैं, और उनका जो उत्तर है वो मैं दूंगा। और हमारा जो आईवीएफ करने का जो स्टाइल है, जो हमारा आईवीएफ करने का जो तरीका है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, पर बहुत सारे पेशेंट को अभी भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब आना है, कब कैसे करना है, मैं कैसे आईवीएफ करता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इसके बीच में देवेंद्र जी, यदि आपके मन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि पेशेंट और पूछते हैं, तो आप हमको रोक के पूछ सकते हैं। श्योर सर। बेसिकली सबसे पहली बात, आईवीएफ में आपको भर्ती नहीं होना है। इसमें बेड रेस्ट नहीं लेना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करने का जो तरीका है, मोस्टली पेशेंट जब मेरे पास में पहली बार आते हैं, तो जो पहला विजिट रहता है, इस पहले विजिट में मैं एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करता हूँ। ये मैं खुद ही करता हूँ, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 15 मिनट सब काम हो जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट जरूर करता हूँ मैं। कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत रिसेंट किए हुए होते हैं, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है कई बार एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, जो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं, उनको रिसेंट टेस्ट की, तो वो करता हूँ। ये जो ब्लड टेस्ट है, इसमें मैं मोस्टली एक TSH, AMH जिनमें ज़रूरत है, और जो मेडिकल फिटनेस के लिए ज़रूरत है, प्लस हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस। यदि पुराना किया हुआ है 2-3 बार को, तो ये मैं अवॉइड भी करता हूँ, पर मैं अपने सेंटर में एक सीमेन एनालिसिस जरूर कर लेता हूँ आईवीएफ करने के पहले। ये जो फर्स्ट विजिट हुई, इस विजिट में ये सब चीज़ें एक दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। और इसमें टेंटेटिव खर्चा देवेंद्र जी कितना आता होगा? सर 3 से 3,500 रुपये ब्लड टेस्ट, 1500 TBS। तो मतलब आप मान के चलिए कि 5,000 रुपये आपका खर्च होने वाला है। यस। इस 5,000 रुपये में एक असेसमेंट हो जाता है पेशेंट और कपल का, कि उनको कितना चांस है AMH देख के, थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं, सीमेन की क्वालिटी कैसी है, और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से यूट्रस और ओवरी की कंडीशन कैसी है। इनको डिसाइड करके मैं ये बता देता हूँ कि इसमें चांस कितना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट पूछते हैं कि किसी को भी आप 100% चांस नहीं बता सकते, पर इसको करके आप ये बता सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, चांस कितना है। मेरा जो ओवरऑल सक्सेस रेट हमारे सेंटर का, वो 50 to 55% फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का है, और 65% तक फ्रोज़न के साथ जाता है। अब बात होती है कि क्या इस जांच के बाद में मैं सबको IVF बोलता हूँ? ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी काम प्रेग्नेंट होते हैं। यदि उनका HSG नहीं हुआ, ट्यूब नहीं देखी गई, तो HSG कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार इस HSG में यदि ट्यूब खुली पाई गई, तो 2-3 महीने उनको ट्राई करने के लिए भी बोलता हूँ, यदि सब नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सबको IVF की सलाह दी जाए। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो लेप्रोस्कोपी भी बोली जाती है। ये फर्स्ट विजिट का एक, ये जो HSG है ये रेडियोलॉजी के पास होता है, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम IVF करते हैं। लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन की श्रेणी में आता है, बड़े ऑपरेशन की। इसमें एक दिन भर्ती होने का सोच के आना चाहिए। इसमें अभी प्रेजेंट डे में विथ मेडिसिन 30,000 का खर्चा आता है। यदि ज़रूरत पड़ती है तो सबका लेप्रोस्कोपी करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फर्स्ट विजिट के बाद में यदि मुझे IVF का लगता है कि इन्हें IVF करना चाहिए, और कपल राजी भी होते हैं इस चांस को देखते हुए कि आपका चांस कितना है और उस रिस्क को आप लेना चाहते हैं, तो इस IVF के लिए मैं उनको प्लानिंग देता हूँ। यदि इसी विजिट में बिफोर पीरियड
जब मुझे करना है। यदि वो स्टार्ट कराना चाहते हैं तो मैं एक हिस्ट्रोस्कोपी करता हूँ। हिस्ट्रोस्कोपी में कोई पेट में छेद या कोई ऑपरेशन नहीं होता, बट ये एनेस्थीसिया में होता है, इसलिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए ये ब्लड टेस्ट जरूरी है। अब ये हिस्ट्रोस्कोपी मैं क्यों करता हूँ प्री आईवीएफ? क्योंकि इससे हमें यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो दिख जाता है, कैविटी में। सर्वाइकल कैनाल का एक डायलेटेशन होता है जो मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यदि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं हिस्ट्रोस्कोपिक रिपेयर करता हूँ। चौथा, बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड नहीं है पर एक स्क्रैचिंग भी की जाती है एंडोमेट्रियम की। ये जो हिस्ट्रोस्कोपी है विथ एनेस्थीसिया विथ मेडिसिन 15,000 का खर्च आता है। ये जो 5,000 का खर्च, ये जो 15,000 का खर्च, ये आईवीएफ के एक्चुअल आईवीएफ के खर्चे के अलावा है। ठीक है? यस। सपोज ये पेशेंट मेरे पास में आगे बढ़ते हैं और ये डे 2 में मोस्टली इन नॉर्मल, या अब एएमएच की बात आपने क्या पूछी थी? लो एएमएच किसे बोलते हैं? अब बात ये होती है कि मैं ये जो प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा हूँ ये एएमएच के ऊपर भी निर्भर करता है। यस। अब इस एएमएच में यदि मान लीजिए कि जो लो एएमएच नॉर्मली 1 से लेके 4.5 to 5 का एएमएच नॉर्मल माना जाता है। 4.5 के ऊपर हाई एएमएच और 1 से नीचे लेस देन 1 लो एएमएच बोला जाता है। अब इस लो एएमएच का प्रोटोकॉल क्या होगा, डबल स्टिमुलेशन होगा कि सिंगल स्टिमुलेशन होगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मैं एक ओवरऑल पेशेंट के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित करता हूँ उसको मैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बोलता हूँ। ये जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है ये स्टार्ट होता है डे 2 से। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 या 3 दिन एफएसएच देता हूँ। ये एफएसएच में रिकॉम्बिनेंट या फिर यूरिनरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मोस्टली मैं एचएमजी यूज़ करता हूँ। एचएमजी का जो रिज़ल्ट होता है विथ एफएसएच आईवीएफ में प्रेगनेंसी वाइज एंड डिलीवरी वाइज बेटर होता है, ये प्रूवन है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप थ्रू आउट रिकॉम्बिनेंट एफएसएच का ही इस्तेमाल करें। अब ये जो हमने डे 2 से स्टार्ट किया तो डे 6 या डे 7 पे एक अल्ट्रासाउंड होता है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंजेक्शन हमारे अस्पताल में ही लगाओ, हमारे सेंटर में ही लगाओ। आप इंजेक्शन लेके घर भी जा सकते हो, घर में लगा सकते हो। डे 6 या डे 7 में एक ट्रांसवेजाइनल यूएसजी होना चाहिए। ये जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है कोशिश करता हूँ कि मैं खुद करूँ, पर जो बाहर से आते हैं, जो रुकने में जिनको प्रॉब्लम है, ये मुझे अपने शहर से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर, क्या ये व्हाट्सएप आईवीएफ सबके लिए होता है कि ये आप डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को देना है? देखिए, जहाँ पर ये फॉलिकल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने का खतरा हो, जैसे हाई एएमएच में या पॉलीसिस्टिक ओवरी में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये अल्ट्रासाउंड खुद करूँ। यह इसलिए ज़रूरी है कि यदि वो अपने शहर में जो अल्ट्रासाउंड करा के उसकी इमेज हमें व्हाट्सएप करेंगे, यदि अच्छा अल्ट्रासाउंड हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अल्ट्रासाउंड में हमको फॉलिकल साइज, फॉलिकल नंबर और एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश ये करना चाहिए कि जो व्हाट्सएप से हमको सोनोग्राफी का रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो जो एक्चुअल सोनोग्राफी स्क्रीन में दिख रही उसका एक स्नैप लेके मुझे व्हाट्सएप करें, यदि वहाँ पर उनको ये फैसिलिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ केवल रिपोर्ट देख के डोज निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये वाला जो अल्ट्रासाउंड हुआ, इस अल्ट्रासाउंड में जो हमें फॉलिकल साइज, फॉलिकल नंबर, एंडोमेट्रियल थिकनेस से डिसाइड होता है कि ये आईवीएफ कितने अंडे बनाने लायक हो रहा है, कितना मुझे एचएमजी का डोज देना चाहिए, मुझे एंटागोनिस्ट ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोस्टली मैं डे 6 से एंटागोनिस्ट ऐड करता हूँ, उसको सेट्रोलिक्स, वेस्टोबा, जो भी नाम आप दें। यहाँ पर एक डे 9 या डे 10 की अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि मुझे ओव्यूलेशन का जो ट्रिगर है, अब ओव्यूलेशन का ट्रिगर यदि मान लीजिए कि खूब सारे अंडे बन गए,
अब इस हाइपर स्टिमुलेशन में यदि मैंने HCG का ट्रिगर दिया तो इसमें OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का खतरा बहुत रहता है। मैं ये चीज़ अवॉइड करता हूँ। तो ओवुलेशन ट्रिगर मैं किससे दूँ? मैं फिर यूज़ करता हूँ GnRH ट्रिगर से। GnRH ट्रिगर से OHSS होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है, पर बहुत कम हो जाता है। OHSS ये GnRH ट्रिगर देने से उसके 36 to 40 आवर्स के बीच में मैं ओवम पिकअप करता हूँ। यदि ओवम पिकअप में मुझे अंडे खूब सारे मिले और मुझे लगता है कि हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकती है, तो मैं हो सकता है उसको फ्रीजिंग के लिए बोलूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल करने से जो IVF में दवाई सहित प्रेगनेंसी टेस्ट तक का 90,000 का खर्चा है, उसमें से 70,000 यूज़ हो जाते हैं। यस 70,000। 20,000 बचते हैं। 20,000 आप इस फ्रीजिंग में +5 दे के फ्रीजिंग करा सकते हो। और इसका जो फ्रीजिंग का फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे होता है, वो आप देवेंद्र जी से पूछ सकते हो। यदि मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यहाँ किया तो मोस्टली मैं डे 5, बहुत यदि ज़रूरत हुआ कभी तो डे 6 या डे 4 भी ट्रांसफ़र करते हैं, पर मोस्टली डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद में जो ल्यूटियल फेस सपोर्ट है, मोस्टली मैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और HCG या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से ही मेंटेन करके 14 दिन बाद ब्लड टेस्ट फॉर बीटा HCG। ये ब्लड टेस्ट ऑफ बीटा HCG डे 2 से लेके ब्लड टेस्ट बीटा HCG यदि फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मेडिसिन सहित 90,000 का। सर कई बार लोग ये बोलते हैं कि जिस दिन पिकअप हो रहा है, क्या हम उसी दिन घर वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। पिकअप देखिए, IVF में कभी भी भर्ती होने, ओवरनाइट स्टे करने की ज़रूरत आज तक तो नहीं पड़ी, और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल स्टे का कोई बात ही नहीं है। ये OPD प्रोसीजर है। आप आके ओवम पिकअप करने में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं, और एनेस्थीसिया मिला के आपका बेड से उठने में यदि आप बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। विदिन 2-3 आवर्स आप खाना खाने लगते हो और वापस घर जा सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र? आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स यदि आप बेड में रहते हो, यदि आप 5 मिनट भी बेड में रहते हो, तो ये एविडेंस बेस्ड है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड रेस्ट लेने से कुछ भी इम्प्रूव नहीं होता प्रेगनेंसी रेट में। थोड़ा सा रेस्ट इसलिए बोलते हैं कि यदि ओवरी बहुत स्टिमुलेटेड है, यदि फूल गई है, तो उसमें टॉर्शन हो सकता है यदि आप झटके वाले कुछ काम करेंगे। अदरवाइज बेड रेस्ट लेना, इंटरकोर्स अवॉइड करना, अपने घर के काम नहीं करना, दीज आर ऑल मिथ। इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नेचुरल प्रेगनेंसी में जब भी होता है, उस समय पेशेंट को, महिला को पता नहीं रहता कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है। उसका जब पीरियड मिस होता है तब समझ में आता है कि पीरियड मिस हुआ और प्रेग्नेंट हुई। इस बीच में वो बेड रेस्ट थोड़ी ना लेती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, कई बार आप ओवम पिकअप के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल कर देते हैं। यही बात कहा हूँ मैं। ओवम पिकअप के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल करने के 2 रीज़न हैं। या तो एम्ब्रियो अच्छे नहीं बने। अब आप बताइए कि यदि डे 3 में जाके कोई एम्ब्रियो अरेस्ट हो गया, तो मैं पेशेंट को सीधा बोलता हूँ कि आपके जो एम्ब्रियो बने थे वो अच्छे नहीं बने, उनको मैं यदि ट्रांसफ़र कर भी दूंगा तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95-99% कपल दे अंडरस्टैंड। दूसरा, यदि पेशेंट का लाइफ रिस्क है OHS के कारण, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के कारण, तो डेफिनेटली मैं उसको कन्विंस करता हूँ कि आप इस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कराओ, आप फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2-3 महीने बाद करा लेना। यदि आप डबल स्टिमुलेशन में जा रहे हो तो डबल स्टिमुलेशन का भी जो पहला स्टिमुलेशन से जो एम्ब्रियो बनता है वो भी ट्रांसफ़र नहीं करते, वो फ्रोज़न करते हैं और दोनों को फ्रीजिंग मिला के फिर बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी बात, एक आप पूछते हैं कि एड्रेस कहाँ? यस सर, काफ़ी सारे लोग मोबाइल नंबर और एड्रेस के बारे में पूछते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, और आप ये जो नंबर आप देखते हो, ये दोनों नंबर मिस्टर देवेंद्र जी को आप कांटेक्ट कर सकते हो, और यदि आप वेबसाइट में जाते हो तो आपको एड्रेस मिल सकता है। ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में नौदरा ब्रिज, इस जगह पर
और यदि आपको नंबर इसमें से लेके आप डायरेक्ट बात करके आप एड्रेस पता कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें जो एक कॉमन अभी भी लोग पूछते हैं, उसका मैंने आपके हिसाब से Yes, sir. आपको पूछा Exactly. उस हिसाब से मैंने काफ़ी क्लियर किया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।